सुन बुढ़िया, जल्दी से ये साड़ी पहन ले। अभी तेरे लाडले बेटे संजय का वीडियो कॉल आएगा। और हाँ, अगर तूने एक भी आंसू बहाया या उससे बताया कि मैंने तुझे डंडे से मारा था, तो फिर देखना मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। इसलिए पहले बता रही हूँ, अच्छे से हंसकर बातें करना, समझी। पूजा अपनी सास कमला जी को डांटते हुए बोली, तो कमला जी ने डर के मारे हाँ में सिर हिला दिया। तभी फोन की घंटी बजी तो पूजा ने झट से अपनी साड़ी ठीक की, चेहरे पर झूठी मुस्कान लाई और वीडियो कॉल ऑन किया। स्क्रीन पर संजय था। हाय माँ, कैसी हो? अरे वाह, आज तो बड़ी फ्रेश लग रही हो, संजय ने हंसते हुए कहा। तो कमला जी की रूह कांप गई, लेकिन होठ मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों से स्क्रीन को छुआ तो संजय ने कहा, माँ, पूजा तुम्हारा ख्याल तो रखती है ना? हाँ बेटा, पूजा बहुत अच्छी है, मुझे रानी बनाकर रखती है। ये सुनकर संजय खुश हो गया और कुछ देर बातें करने के बाद फोन रख दिया। कॉल कटते ही पूजा का चेहरा बदल गया। उसने एक जोरदार तमाचा कमला जी के गाल पर जड़ते हुए कहा, बहुत अच्छी एक्टिंग की तूने, ले अब इसका इनाम ले। कहते हुए पूजा ने कमला जी को धक्का दिया। कमला जी जमीन पर गिर पड़ी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्हें अपने बेटे की याद आने लगी। संजय एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पैसा, रुतबा और शोहरत सब कुछ था उसके पास। बस कमी थी तो एक जीवन साथी की। 1 साल पहले संजय जब भारत आया तब उसने पूजा से शादी की। पूजा देखने में जितनी खूबसूरत थी, बातें उतनी ही मीठी करती थी। संजय को लगा कि उसकी तलाश पूरी हो गई। शादी के कुछ महीनों बाद संजय को वापस विदेश लौटना था। वो अपनी माँ कमला जी को भी साथ ले जाना चाहता था, पर पूजा ने संजय का हाथ थामकर आंखों में झूठे आंसू भरकर कहा, संजय, तुम जाओ और अपने कैरियर पर ध्यान दो। मैं यहाँ माँ जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। वहाँ विदेश में अनजान लोगों के बीच माँ जी का दम घुट जाएगा। मैं हूं ना, मैं माँ जी की ऐसी सेवा करूंगी जैसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की थी। तुम बस पैसे कमाओ, पुण्य कमाने का काम मेरा है। संजय ये सुनकर भावुक हो गया। उसे लगा कि उसे दुनिया की सबसे अच्छी और संस्कारी पत्नी मिली है। उसने पूजा के माथे को चूमा और कहा, पूजा, तुम सच में देवी हो। मैं वादा करता हूँ, पैसों की कोई कमी नहीं आने दूंगा। संजय ने जाते जाते पूजा के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए प्रति माह का स्टैंडिंग ऑर्डर लगा दिया। ये पैसा माँ की महंगी दवाइयाँ और घर के राशन के लिए था। जिस दिन संजय की फ्लाइट ने एयरपोर्ट से उड़ान भरी, ठीक उसी पल पूजा के चेहरे से संस्कारी बहू का नकाब भी उतर गया। संजय का प्लेन बादलों में था और जमीन पर कमला जी की जिंदगी नरक बनने वाली थी। घर लौटते ही पूजा ने सबसे पहले घर की पुरानी नौकरानी को काम से निकाल दिया। कल से मत आना इस घर में, अब बुढ़िया की सेवा नहीं, मेरा राज चलेगा। यह सुनकर कमला जी ने डरते हुए कहा, बहू, तूने नौकरानी को क्यों निकाल दिया? मेरे पैर काम नहीं करते, मुझसे काम नहीं होगा। पूजा सोफे पर पैर पसार कर बैठ गई और एक क्रूर हंसी के साथ बोली, अरे बुढ़िया, अब तुझे मुफ्त में खाना कौन खिलाएगा? यह सुनकर कमला जी चुप हो गई। संजय हर महीने 1 लाख रुपए भेजता। वो पैसा कमला जी की दवा पर नहीं, बल्कि पूजा की अयासी पर खर्च होता। घर में रोज किटी पार्टी होने लगी। कमला जी की दवा बंद कर दी गई और उन्हें
दर्द निवारक के नाम पर सिर्फ नींद की गोलियां दी जाने लगी ताकि वो दिन भर पड़ी रहे और उसको डिस्टर्ब ना करे। एक रात पूजा ने अपने दोस्तों को पार्टी के लिए बुलाया। कमला जी का कमरा घर का सबसे बड़ा बेडरूम था जिसमें एसी और टीवी लगा था। पूजा कमरे में आई और कमला जी को धक्का देते हुए बोली, ये कमरा मेरा और मेरे दोस्तों का है, तेरे लिए नई जगह तैयार की है मैंने। कहते हुए वो कमला जी को घर के पीछे बने स्टोर रूम में ले गई। ये स्टोर रूम नहीं, एक कबूतर खाना था जिसमें कोई खिड़की नहीं थी, बस दीवारों पर सीलन थी और कोने में पुराने बक्से पड़े थे। गर्मी में वहां सांस लेना मुश्किल था, सर्दी में वहां का फर्श बर्फ जैसा ठंडा हो जाता था। पूजा ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, आज से यही तेरा महल है, अगर आवाज निकाली तो मुंह पर टेप चिपका दूंगी। जिस माँ के बेटे की कमाई लाखों में थी, वो माँ आज दाने दाने को तरस गई थी। पूजा ने रसोइये को सख्त हिदायत दी कि बुढ़िया को दिन में सिर्फ एक बार खाना मिलेगा और वो भी सिर्फ उबले हुए चावल और पानी वाली दाल, कोई सब्जी नहीं, कोई दूध नहीं, कोई फल नहीं। ज्यादा ताकत आ गई तो ये चिल्लाएगी। कमला जी गिड़गिड़ाते रही, बहू थोड़ी दही दे दो, पेट में जलन हो रही है। पूजा गुस्से से बोली, बुढ़िया ज्यादा जुबान मत चला, चुपचाप ये चावल ठूस ले, वरना ये भी कुत्ते को डाल दूंगी। 7 समुंदर पार कमला जी का बेटा संजय सोच रहा था कि उसकी माँ मखमली रजाई में सो रही है, जबकि हकीकत में उसकी माँ अपनी ही लाचारी में ठिठुर कर मौत का इंतजार कर रही थी। लेकिन मौत भी कहाँ इतनी आसानी से मिलती है। कमला जी की दुनिया अब उस अंधेरे स्टोर रूम तक सिमट कर रह गई थी। उनका मोबाइल फोन, जिसे संजय ने बड़े चाव से उन्हें गिफ्ट किया था, पूजा ने पहले ही दिन छीन लिया। बाहरी दुनिया से उनका संपर्क पूरी तरह कट चुका था। सिर्फ रविवार का दिन ऐसा होता जब उस अंधेरे कमरे का ताला खुलता था। उस दिन 8 बजते ही पूजा स्टोर रूम में दाखिल होती। उसके हाथ में खाने की थाली नहीं, बल्कि एक महंगी सिल्की साड़ी होती। उठ बुढ़िया, आज तेरे लाडले बेटे का वीडियो कॉल आने वाला है। अगर उसे तेरी ये फटी हुई सूरत दिखी ना तो वो पैसे भेजने बंद कर देगा। जल्दी तैयार हो जा। कहते हुए वो कमला जी को घसीटते हुए हॉल में ला दी। वहाँ शुरू होता था झूठ मूठ का मेकअप, क्योंकि पिछले हफ्ते पूजा ने कमला जी को बेलन से मारा था, जिससे उनकी बाईं आंख के नीचे गहरा नीला निशान पड़ गया। उस पर वो फाउंडेशन की मोटी परत पोत देती ताकि वो निशान छुप जाए। ये मेकअप सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपना जुल्म छुपाने के लिए था। कमला जी को घर के सबसे सुंदर कोने में खड़ा किया गया ताकि देखकर लगे कि घर में सब मंगलमय है। कॉल का समय हो गया था। पूजा रिंग बजने से ठीक 5 मिनट पहले कमला जी के कान के पास झुकी और एक ऐसी धमकी दी जिससे उनकी रूह कांप गई। उसने अपनी साड़ी के पल्लू के नीचे छुपाया हुआ एक गरम चिमटा दिखाया। देख बुढ़िया, अभी संजय पूछेगा कि तू कैसी है। अगर तूने एक भी आंसू बहाया या उसे बताया कि मैंने तुझे कल रात पीटा था, तो फिर देख लेना, जैसे ही कॉल कटेगा ये गरम चिमटा तेरी जीभ पर दाग दूंगी। कमला जी ने डर के मारे जल्दी से सिर हिला दिया। तभी पूजा ने तुरंत अपने चेहरे पर एक आदर्श बहू वाली मुस्कान चिपकाई और कॉल पिकअप किया। स्क्रीन पर संजय का चेहरा आया। हाय माँ, नमस्ते। संजय ने हाथ हिलाया। नमस्ते बेटा। कमला जी की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान थी। अरे वाह माँ, आज तो बड़ी फ्रेश लग रही हो। ये साड़ी बहुत जच रही है तुम पर। पूजा ने लाकर दी है क्या? कमला जी पूजा की तरफ कनखियों से देखते हुए बोली। हाँ बेटा,
पूजा मेरा बहुत ख्याल रखती है, रोज नए कपड़े पहनाती है। ये सुनकर संजय खुश हो गया। उसने पूछा, और माँ, तुम्हारे घुटने का दर्द कैसा है? डॉक्टर आ रहे हैं ना टाइम पर? ये सवाल सुनते ही पूजा कमरे के पीछे चली गई। संजय को पूजा नहीं दिख रही थी, लेकिन कमला जी को साफ दिख रहा था। उसने वो चिमटा हवा में उठाया और कमला जी की तरफ इशारा किया, जिसका मतलब था, चुपचाप झूठ बोल, वरना जीभ जला दूंगी। कमला जी का मन किया कि अभी बोल दे कि बेटा, मुझे यहाँ से ले चल, ये मुझे मार डालेगी। लेकिन वो डरते हुए बोली, सब ठीक है बेटा, पूजा रोज मेरे पैरों की मालिश करती है, मुझे तो अब दर्द का पता ही नहीं चलता, मैं स्वर्ग में हूँ बेटा। संजय ने सुकून की सांस ली। थैंक गॉड, मुझे पता था पूजा तुम्हें कभी दुखी नहीं करेगी। अच्छा माँ, मैं रखता हूँ। संजय ने हाथ हिलाया और स्क्रीन ब्लैक हो गई। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। उस पल पूजा के चेहरे से वो मीठी मुस्कान गायब हो गई। बहुत अच्छी एक्टिंग की बुढ़िया तूने, बिल्कुल नेचुरल, कहते हुए उसने कमला जी के शरीर से वो महंगी साड़ी बेरहमी से नोच ली। ये साड़ी तेरे लिए नहीं, वीडियो कॉल के लिए थी। अब वापस अपने फटे पुराने चीथड़े पहन ले। इतना कहकर उसने कमला जी को धक्का दिया और बालों से घसीटते हुए वापस उस अंधेरे स्टोर रूम में फेंक दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। संजय विदेश में खुश था कि उसकी माँ राज कर रही है। उसे जरा भी भनक नहीं थी कि उसकी माँ जिस वर्ग की बात कर रही थी वो असल में उसकी मौत का इंतजार था। करीब 2 महीने बाद शनिवार की रात पूजा ने अपने पुराने कॉलेज के दोस्तों और अपने बॉयफ्रेंड को घर पर बुलाया। घर के बड़े हॉल में जहाँ कभी पूजा पाठ होता था, आज वहाँ शराब की महफिल सजी थी। पूजा, जिसने छोटी सी वेस्टर्न ड्रेस पहन रखी थी, वो नशे में झूम रही थी। दूसरी तरफ घर के पिछले हिस्से में उस बंद और घुटन भरे कमरे में कमला जी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उनका गला प्यास से सूख रहा था। उन्हें लग रहा था कि अगर पानी नहीं मिला तो उनके प्राण निकल जाएंगे। बाहर स्पीकर की आवाज़ इतनी तेज थी कि उनके कराने की आवाज़ कोई नहीं सुन सकता था। कमला जी ने अपनी पूरी जान इकट्ठी की और कांपते हाथों से दरवाजे को पीटा। बहू, ओ बहू। उनकी आवाज़ किसी मरे हुए इंसान जैसी थी। पानी दे दे बेटा, एक घूंट पानी, गला सूख रहा है। बाहर पूजा अपने दोस्तों के साथ नाच रही थी। उसे दरवाजे की खटखट सुनाई दी तो वो गुस्से में पैर पटकते हुए आई। उसने शराब का गिलास साइड में रखा और स्टोर रूम का दरवाज़ा झटके से खोला। तुझे कहा था ना बुढ़िया कि आवाज़ मत निकालना, कहते हुए उसकी नज़र पास में पड़े एक पट्टे पर गई। उसके दिमाग में शैतान सवार हो गया। तुझे पानी चाहिए, रुक, आज मैं तुझे पानी नहीं पट्टा दूंगी। तू इंसान कहलाने लायक नहीं है। पूजा ने वो लोहे की जंजीर वाला पट्टा उठाया। उसने कमला जी को बालों से घसीटकर पलंग के पास किया और वो पट्टा कमला जी के गले में डाला। कमला जी का दम घुटने लगा। वो अपने गले को नोचने लगी तो पूजा चिल्लाई, बुढ़िया, आज रात तू यहीं बंधी रहेगी, एक जानवर की तरह। अगर अब आवाज़ निकाली तो ये पट्टा और कस दूंगी। पूजा ने जंजीर का दूसरा हिस्सा पलंग के सिरे पर बांध दिया और हंसते हुए लड़खड़ाते कदमों से वापस पार्टी में चली गई। कमला जी अब हिल भी नहीं सकती थी। पार्टी फिर से शुरू हो गई। पूजा ने गाना और तेज कर दिया। तभी करीब आधे घंटे बाद घर की डोर बेल बजी। पूजा नशे में थी। उसने सोचा, अरे वो डिलीवरी वाला आया होगा, पिज़्ज़ा आ गया। वो झूमते हुए हाथ में शराब का गिलास लिए मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ी।
आ रही हूँ, सब्र करो। उसने अपने बाल ठीक किए, चेहरे पर एक नशीली मुस्कान लाई और दरवाज़ा खोला। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला तो पूजा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका नशा एक झटके में गायब हो गया, क्योंकि सामने कोई पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय नहीं बल्कि संजय खड़ा था, सूट बूट में, हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस, दूसरे हाथ में गुलदस्ता और चेहरे पर एक थकान लेकिन प्यार भरी मुस्कान। सरप्राइज, संजय ने बाहें फैलाते हुए कहा। हैप्पी बर्थडे टू यू पूजा। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? सोचा वीडियो कॉल क्यों करूं, खुद जाकर सरप्राइज देता हूं। फ्लाइट लेट हो गई, वरना शाम को ही आ जाता। पूजा का चेहरा ऐसे सफ़ेद पड़ गया जैसे किसी ने उसका सारा खून निचोड़ दिया हो। उसके हाथ पैर कांपने लगे, दिमाग में बिजली की तरह खौफनाक तस्वीर कौंध गई। अंदर शराब की पार्टी, उसके आवारा दोस्त और सबसे भयानक, पीछे के कमरे में कुत्ते के पट्टे से बंधी हुई प्यासी और जख्मी माँ। पूजा के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। संजय, तुमने बताया क्यों नहीं? वो हकलाने लगी। उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि बाहर भी सुनाई दे रही थी। संजय ने अंदर से आ रहे तेज म्यूजिक और शोर को सुना। उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने पूजा के घबराए हुए चेहरे को देखा। पूजा, तुम ठीक तो हो? और ये अंदर शोर कैसा है? माँ सो रही है क्या? संजय ने दरवाजे के अंदर कदम रखा और यहीं से पूजा की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। संजय अंदर आया। घर की हालत देखकर वो हैरान रह गया। शराब की बोतलें, सिगरेट का धुआं और अजनबी दोस्त, ये सब क्या है पूजा? और माँ कहाँ है? पूजा हकलाने लगी। वो माँ जी तो सो रही है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम थके होंगे, बैठो, मैं पानी लाती हूँ। पूजा चाहती थी कि वो किसी तरह संजय को रोक ले और जाकर कमला जी की जंजीर खोल दे, लेकिन संजय को कुछ अजीब लगा। उसे घर में एक अजीब सी बदबू आ रही थी। वो सीधा माँ के कमरे की तरफ बढ़ा। पूजा ने रास्ता रोका। नहीं संजय, डॉक्टर ने मना किया है, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। संजय ने पूजा को धक्का दिया। हटो रास्ते से। उसने माँ के बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो कमरा खाली था, धूल जमी थी। माँ यहाँ नहीं है तो कहाँ है? तभी संजय को पीछे स्टोर रूम की तरफ से आवाज़ सुनाई दी। बहू, दरवाज़ा खोलो, मेरा दम घुट रहा है। तो संजय पीछे की तरफ भागा। तभी मौका देखकर पूजा के सभी दोस्त भाग निकले। पूजा संजय के पीछे भागते हुए बोली, संजय रुको, वहाँ मत जाओ। पर संजय ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और जाकर स्टोर रूम का दरवाज़ा लात मारकर खोला। अंदर बहुत अंधेरा था, सिर्फ बाहर हॉल की रोशनी की एक लकीर अंदर आ रही थी। संजय ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी कमरे के कोने में पड़ी और उस पल संजय के पैरों तले से जमीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया खिसक गई। सामने फर्श पर एक फटे हुए गद्दे के पास उसकी माँ कमला जी लेटी नहीं थी, बल्कि एक जानवर की तरह सिकुड़ी हुई थी। सबसे भयानक चीज तो जो संजय ने देखी वो थी उनकी गर्दन। एक मोटा चमड़े का पट्टा कसा हुआ था, जो लोहे की जंजीर पलंग से बंधी थी। वो माँ जो कभी घर की लक्ष्मी लगती थी, आज हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। उनके गाल अंदर धंस गए थे, उनकी साड़ी जगह जगह से फटी हुई थी। तभी टॉर्च की रोशनी में संजय को माँ के हाथों पर काले और नीले निशान देखे, जैसे किसी ने डंडे या बेल्ट से मारा हो। संजय का दिमाग सुन्न हो गया, उसका दिल धड़कना भूल गया। ये मेरी माँ है या मैं कोई डरावना सपना देख रहा हूँ? संजय के जूते की आवाज़ सुनकर कमला जी कांप उठी। उन्हें लगा पूजा फिर से मारने आई है। उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए और दीवार की तरफ मुंह करके
गिड़गिड़ाने लगी। मत मार बहू, अब आवाज़ नहीं करूँगी, पानी नहीं चाहिए, बस मत मार। यह सुनकर संजय का कलेजा फट गया। वो दौड़ा और घुटनों के बल माँ के पास बैठ गया। संजय की आवाज़ में एक चीख थी, मैं हूँ माँ, संजय तेरा बेटा। कमला जी ने डरते डरते चेहरा घुमाया। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने संजय का चेहरा देखा। उनकी आंखें धुंधली थीं, मोतियाबिंद और आंसुओं के कारण उन्हें साफ नहीं दिख रहा था। उन्होंने अपने कांपते हुए कंगाल जैसे हाथ बढ़ाए और संजय के गाल को छुआ। संजय, तू आ गया बेटा, या मैं फिर से सपना देख रही हूँ? रोज सपने में तू आता है और चला जाता है। संजय ने माँ के हाथ चूम लिए। उसके आंसू माँ के हाथों पर गिरने लगे। नहीं माँ, सपना नहीं है, मैं सच में आ गया हूँ, मुझे माफ़ कर दो माँ। संजय ने झटके से वो कुत्ते का पट्टा खोलने की कोशिश की। उसका बक्कल इतना कसकर बांधा गया था कि माँ की गर्दन की खाल छिल गई थी। संजय के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खींचकर वो पट्टा खोला और माँ को अपनी गोद में उठाया। वो इतनी हल्की हो गई थी जैसे कोई बच्चा हो। कमला जी ने संजय के सीने से सिर लगाया। उन्हें यकीन हो गया कि उनका बेटा आ गया है। उनकी पहली मांग किसी हीरे की नहीं थी। उन्होंने सूखे पपड़ी जमे होठों से कहा, बेटा एक घुट पानी दे दो, 2 दिन से प्यासी हूँ, हलक सूख गया है। संजय ने इधर उधर देखा, वहाँ पानी का कोई बर्तन नहीं था। तभी कमला जी ने संजय का कॉलर पकड़कर उसे अपने पास खींचा और जो कहा उसने संजय के अंदर के बेटे को मार दिया और एक ज्वालामुखी को जगा दिया। कमला जी ने फुसफुसाते हुए कहा, बेटा बहू को मत डांटना, उसे मत मारना, वरना जैसे ही तू जाएगा वो मुझे फिर से गर्म चिमटे से जला देगी। मुझे बहुत डर लगता है बेटा। यह सुनकर संजय हक्का बक्का रह गया। उसने माँ की साड़ी का पल्लू थोड़ा सा हटाया। उसके पीठ पर जगह जगह गोल गोल जलने के निशान थे। संजय ने माँ के शरीर को देखा। एक एक घाव चीख चीख कर पूजा की हैवानियत की गवाही दे रहा था। संजय ने माँ को धीरे से वापस गद्दे पर लेटाया। मैं पानी लाता हूँ माँ। संजय खड़ा हुआ। उसने अपने आंसू पोंछे। अब उसकी आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं था। उसकी आंखों में अब शमशान जैसी खामोशी और मौत थी। वो पीछे मुड़ा तो दरवाजे पर पूजा खड़ी थी। उसका नशा उतर चुका था, चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, संजय मेरी बात सुनो, तुम गलत समझ रहे हो। माँ जी का दिमाग सठिया गया है, वो खुद को चोट पहुँचाती है। मैंने तो उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें बांधा था, डॉक्टर ने कहा था। संजय बीच में ही पलटा। उसने गुस्से में पूजा के वो लंबे स्टाइल किए हुए बाल पकड़े जिन पर वो हर महीने हजारों रुपए खर्च करती थी। छोड़ो मुझे, पूजा चीखी, लेकिन संजय ने उसको अनसुना कर दिया। तुझे अपनी सुरक्षा की बहुत चिंता है ना? चल तुझे तेरी सबसे सुरक्षित जगह दिखाता हूँ। संजय ने उसे बालों से पकड़ा और घसीटते हुए स्टोर रूम की तरफ ले गया। पूजा के घुटने जमीन पर रगड़ रहे थे। उसकी महंगी ड्रेस फट रही थी। वो जानवरों की तरह चिल्ला रही थी। लेकिन संजय आज पति नहीं, काल बन चुका था। उसने पूजा को स्टोर रूम के अंदर धक्का दिया, जहाँ कुछ पल पहले उसकी माँ पड़ी थी। पूजा वहीं जा गिरी। संजय उसके ऊपर झुका और दहाड़ा, मेरी माँ को कुत्ता बनाया था ना तूने? 2 साल तक मेरे भेजे हुए पैसे से तू पार्टी कर रही थी, ऐश कर रही थी और मेरी माँ को नाली का पानी पिला रही थी। कहते हुए संजय ने अपनी जेब से पर्स निकाला और पूजा के मुंह पर नोटों की गड़ियाँ फेंकी। ले पैसे और चाहिए, खा इसे, लेकिन मेरी माँ की इज्जत और सेहत वापस कर सकती हैं। बोल। संजय की नज़र
फर्श पर पड़े उस कुत्ते के पट्टे पर गई जिसे उसने अपनी माँ के गले से खोला था। उस पट्टे पर अभी भी माँ के खून और पसीने के निशान थे। संजय ने वो पट्टा उठाया। उसकी आंखों में जुनून था। पूजा समझ गई थी कि अब क्या होने वाला है। वो पीछे खिसकने लगी। नहीं संजय, प्लीज, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ऐसा मत करो। संजय ने उसका गला एक हाथ से दबोचा और दूसरे हाथ से वो पट्टा उसके गले में लपेट दिया। बीवी, संजय ने घृणा से थूका। तू बीवी कहलाने लायक नहीं है। तूने इंसानियत का गला घोटा है। अब ये पट्टा तेरा गला घोटेगा। कहते हुए संजय ने पट्टे का बक्कल कस दिया। इतना कसा कि पूजा की सांसें अटक गई। उसने जंजीर को उसी पलंग के पाए से बांध दिया जिससे उसकी माँ बंधी थी। आज से तू इस घर की मालकिन नहीं बल्कि कुतिया है। जब तक पुलिस नहीं आती तो यहीं बंधी रहेगी। भौंक जितना भौंकना है, अब तेरी आवाज बाहर नहीं जाएगी। पूजा रो रही थी, हाथ जोड़ रही थी। संजय, प्यास लगी है, गला सूख रहा है। ये सुनकर संजय को अपनी माँ के वो शब्द याद आ गए, बेटा 2 दिन से प्यासी हूँ। संजय की नज़र कोने में पड़े उस टूटे हुए प्लास्टिक के कटोरे पर गई। उसमें हरा काई जमा हुआ गंदा पानी था जिसमें मच्छर तैर रहे थे। ये वही पानी था जो पूजा ने कमला जी के लिए रखा था। संजय ने वो कटोरा उठाया और पूजा के चेहरे के पास गया। प्यास लगी है ना तुझे? मेरी माँ ने तुमसे पानी मांगा था तो तूने लात मारी थी ना, अब पी इसे। संजय ने वो गंदा बदबूदार पानी पूजा के मुंह पर दे मारा। चाट इसे, जमीन से चाट। आज तुझे पता चलेगा कि जब गला सूखता है और सामने वाला जानवर बनाया जाए तो कैसा लगता है। पूजा खांसने लगी, उल्टियां करने लगी। गंदा पानी उसके महंगे मेकअप और बालों में लग गया। संजय उसके सामने खड़ा था जो अब उसका पति नहीं, जज और जलाद दोनों बन चुका था। उसने खड़े होकर उसे आखिरी बार देखा। वेलकम टू योर न्यू होम पूजा। ये नरक तूने खुद बनाया है, अब इसमें जलने की बारी तेरी है। पूजा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी। संजय प्लीज, किसी को मत बताना, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे पापा क्या सोचेंगे? तो संजय ने एक कड़वी हंसी हंसी। इज्जतें? तूने मेरी माँ की इज्जत को तो पैरों तले रोंद दिया। तुझे दिखावे का बहुत शौक है ना, सोशल मीडिया पर सेल्फी डालने का बहुत नशा है ना। रुक, आज मैं तेरी असली सेल्फी पूरी दुनिया को दिखाता हूँ। कहते हुए संजय ने अपना महंगा आईफोन निकाला और सोशल मीडिया वालों को फ़ोन करके बुला लिया। उनके आते ही संजय ने कैमरा घुमाया और पूजा के चेहरे पर जूम किया। पूजा ने अपना मुंह छिपाने की कोशिश की, लेकिन जंजीर बंधी होने के कारण वो भाग नहीं सकी। संजय दहाड़ा, दुनिया वालों, गौर से देखो इस औरत को। ये मेरी पत्नी पूजा है, जिसे मैंने देवी समझकर घर की चाबी सौंप दी थी। मैं गधा विदेश में दिन रात कमाता रहा और हर महीने 1 लाख रुपए इसे भेजता रहा कि ये मेरी 70 साल की बूढ़ी माँ की सेवा करे और अपने सपने पूरे करे। लेकिन बदले में इसने क्या किया? संजय ने कैमरा माँ के सड़े हुए खाने की तरफ घुमाया। इसने मेरी माँ को इस काल कोठरी में रखा, उन्हें नाली का पानी पिलाया। और ये देखो, संजय ने पूजा के गले में बंधे पट्टे पर फोकस किया। इसने मेरी माँ को इस पट्टे से बांध कर रखा, इसलिए आज मैंने इसे इस पट्टे से बांधा है ताकि इसे महसूस हो कि जानवर बनना कैसा लगता है। कहते हुए संजय की आवाज़ भर्रा गई। जितने भी भाई मुझे देख रहे हैं, मैं हाथ जोड़ता हूँ, अपने बूढ़े माँ बाप को कभी पत्नी या नौकरों के भरोसे छोड़कर मत जाना। पैसा तो फिर कमा लोगे, लेकिन माँ दोबारा नहीं मिलेगी। वीडियो लाइव चलते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई। हजारों लोग गालियां लिख रहे थे।
पूजा का फ़ोन बजने लगा। पापा का, भाई का, दोस्तों का। उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा धज्जियां बनकर उड़ चुकी थी। वो जमीन पर सिर पटक पटक कर रो रही थी, लेकिन अब उसे बचाने वाला कोई नहीं था। अगले आधे घंटे के अंदर पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस घर के बाहर खड़ी थी। लाइव वीडियो ने पुलिस पर इतना दबाव बना दिया था कि वे तुरंत एक्शन में आ गई। महिला पुलिसकर्मी अंदर आई। उन्होंने पूजा के गले से पट्टा खोला, लेकिन उसके हाथों में हथकड़ी पहना दी। पूजा को बालों से पकड़कर घसीटते हुए बाहर लाया गया। बाहर पूरा मोहल्ला खड़ा था। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, डायन है ये, मारो इसे। पुलिस ने मुश्किल से उसे जीप में बैठाया। उस पर बुजुर्गों के शोषण और हत्या के प्रयास की धाराएं लगाई गईं। उसे कम से कम 10 साल के लिए जेल की काल कोठरी में सड़ना था। संजय ने पुलिस को बयान दिया और फिर अपनी माँ के पास गया। उसने सबसे पहले माँ को अपनी गोद में उठाकर हॉल के सोफे पर बिठाया और अपने हाथों से उन्हें खिचड़ी खिलाई। माँ की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। खाना खाने के बाद कमला जी ने संजय का हाथ अपने कांपते हाथों में लिया। उनकी आवाज में एक डर था। बेटा, तू आ गया, मुझे बहुत सुकून मिला, पर अब तू वापस कब जाएगा? संजय एक पल के लिए चुप रहा। फिर वो उठा और अपना बैग लेकर आया। उसने अपना पासपोर्ट और वीजा के कागजात निकाले और माँ के सामने ही टुकड़े टुकड़े कर दिए। कमला जी चिल्लाई, अरे बेटा, ये क्या कर दिया तूने? तेरी जिंदगी की कमाई। संजय ने वो रद्दी कागज हवा में उड़ा दिए और माँ के पैरों में बैठ गया और अपना सर उनकी गोद में रख दिया। नहीं माँ, मैंने बहुत पैसे कमा लिए, लेकिन उन पैसों ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मैं इतना अंधा हो गया था कि मुझे वीडियो कॉल की झूठी हंसी के पीछे तेरा दर्द नहीं दिखा। मुझे विदेश नहीं जाना माँ, मुझे कोई प्रमोशन नहीं चाहिए। संजय ने रोते हुए कहा, अब मैं यहीं रहूँगा तेरे पास, तुझे खाना मैं खिलाऊंगा। श्रवण कुमार तो मैं नहीं बन पाया, लेकिन अब इंसान बनकर दिखाऊंगा। मेरी असली कमाई विदेश में नहीं, तेरे चरणों में है माँ। तभी बेटे की बातें सुनकर कमला जी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। 2 साल तक स्टोर रूम में घुटने के बाद आज पहली बार कमला जी ने खुली हवा को महसूस किया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।